के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, वो वाइस चांसलर के लिए से बाहर ही चले जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर बनने में समय लगेगा, फिर वहां रोका जाएगा, प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, फिर पोस्ट प्रोफेसर 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में खासकर जितने विश्वविद्यालय हैं 90% जगहों पे सवर्ण लोग वाइस चांसलर है, और वो वाइस चांसलर हैं, इसी वजह से अन्याय हो रहा है। तो मोटी मोटी बातें हो गई कि इनके रहते तो न्याय हो नहीं सकता। तो ये जो बिल है भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर चालाकी के साथ लाई है ताकि डिस्कशन का मुद्दा ही बदल जाए। जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। एससी एसटी सेल लगभग सारे विश्वविद्यालयों में है, लेकिन फिर भी एससी एसटी के साथ अन्याय हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रही है जो यूजीसी है। तो मैं चूंकि तकनीकी शिक्षा से आता हूं, मैं उसका एक आपको फ्रेमवर्क बता दूं। जी। उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और प्रदेश हो इस देश का, जहां भी तकनीकी विश्वविद्यालय है, जैसे उत्तर प्रदेश में केटीयू है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बिहार टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो हर प्रदेश में लगभग एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो जो एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी देती है। यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि हम सारे नाम्स का देख रेख करेंगे कि आपके पास लैंड कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, फैकल्टी क्या है, क्वालिटी क्या है। अब वो तो एक देख रेख करने वाली संस्था बन गई। अब उसके बाद उसके जस्ट ऊपर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बना दिया गया और ये बताया कि ये क्वालिटी को इंश्योर करेगा पूरे देश के अंदर जितने भी तकनीकी संस्थान होंगे। अब एआईसीटी के अंदर भी ग्रेवेंशियल है, मैं आपको बता दूं, और मैं उस ग्रेवेंशियल में 10 बार अपीयर हुआ हूं किसी मसले को लेकर के, भेदभाव को लेकर के, लेकिन जो नतीजा आता है नतीजा सुनने के बराबर होता है। अब एक गवर्निंग बॉडी थी आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर आपने बैठा दिया एआईसीटी, और जो बहुत सारे वैसे कोर्सेज हैं उसके अंदर यूजीसी भी आता है, हालांकि टेक्निकल में इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर इन्होंने क्या करा कि उसके ऊपर एक बना दिया नैक, कि नैक क्या करेगा, वो भी क्वालिटी को इंश्योर करेगा। फिर उसके बाद क्या कर दिया, बना दिया एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, वो भी क्वालिटी को इंश्योर और इन सब के ऊपर धर्मेंद्र जी बैठा हुआ है एजुकेशन माफिया, जो कहीं ना कहीं इन तमाम संस्थानों को अपने इशारों पर भी नचाता है। वो भी सबने देखा, वो भी एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसे मुझे लगता है कि दशकों से वो खत्म नहीं हो पाया। प्रोफेसर परवेश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेश जी, जरा आपकी भी राय हम जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? तो ये कहूंगा कि सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम एक समतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं देश में, एक समरसतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं देश में। और सरकार की जो पॉलिसीज हैं आपको दिखेंगी, मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो गरीब हित में ज्यादातर केंद्रित पॉलिसीज हैं, चाहे चाहे उनके लिए टॉयलेट्स बनाने का विषय हो, चाहे उनके लिए घरों को बनाने के विषय हो, ये तमाम सारे इश्यूज हो। और क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में समस्याएं तो होती हैं, शैक्षणिक संस्थानों में समस्याएं नहीं होती तो सरकार को इस प्रकार का कानून लाना नहीं पड़ता। अगर समाज स्वेच्छा से इस जाति भेद का को निषेध कर दे, समाज स्वेच्छा से जाति भेद को निषेध कर दे, तो कानून लाने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं कानून लाने की। कानून लाने की आवश्यकता तब पड़ती है जबकि समाज के लोगों की मानसिकता के अंदर ये जाति का जहर भरा होता है, जहां पर असमानता की बात करते हैं, असमानता में विश्वास करते हैं। ठीक है, जो जन्मना जयते अपने आप को उस वर्ग का मान लेते हैं, ये जो विषय है ये समाज में अगर नहीं रहता तो इस तरह के कानून लगाने की आवश्यकता नहीं थी। और क्योंकि आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले ही भाषण में बात कही कि हम एक समरस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, सर्व कल्याणकारी समाज को बनाना चाहते हैं जो सबके हित के अंदर हो। तो उस दिशा में ये बढ़ते हुए कदम है, अच्छी चीज है। दूसरी चीज, अशोक भारती जी ने बहुत अच्छे से इसके अंदर बताया, इसमें कहाँ लिखा है कि जो है सामान्य वर्ग के लोगों को शामिल नहीं करना, इसमें कहाँ लिखा है कि सामान्य वर्ग अपनी बात नहीं कह सकता है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन क्योंकि सामान्य वर्ग मुझे जो कहिए, लगता उनको है, सामान्य वर्ग मत कहिए, उनको सवर्ण वर्ग कहिए। वो नहीं मैं सामान्य नहीं हम है, सामान्य तो हम सब लोग हैं, वो नहीं सवर्ण अशोक जी, लोग हैं। नहीं अशोक जी, वो कहीं और से नहीं पैदा हुए हैं, वो वहीं से पैदा हुए हैं जहां से अशोक भारती जी पैदा हुए हैं। इसलिए मैं सवर्ण अवर्ण का विषय नहीं कहता, मैं उनको सामान्य कहता हूं। और उस सामान्य में भी ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस जैसी कैटेगरी और सरकार ने निर्माण करी जिसमें सामान्य वर्ग ही आते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ग ही उसके अंदर आते हैं और वो भी उसके सदस्य, उसके उनके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो उस पर सरकार, उस पर जो है कमेटी जो है संज्ञान लेगी। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन क्रिएटिंग गैंग जो है ना, एक टूल किट है जो सरकार के एंटी हमेशा शुरू कर देती है बोलना। सरकार ने कुछ भी किया तो उसके खिलाफ करना है, कुछ भी करना है। तो ये जो गैंग है, इस गैंग के द्वारा ये प्रचारित किया गया। और इसके अंदर क्या हुआ है कि
बहुत सारे संगठन इसमें जुड़ गए हैं। अब जो कि तो होना नहीं चाहिए। उन्हीं को भेज दिया ना। तुम माइक लगे आ जाओ हमारे फ्रेंड में, क्या दिक्कत है? अरे रुक जा यार, कैसे 5 मिनट बाद कट कर देंगे। अरे नहीं नहीं, ये कोई आवाज आ रही है, मैं पीसीआर से कहूंगा थोड़ा सा इसे रोकें। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कुछ बोलना चाह रहे थे परवेश जी की बात पे। धर्मेंद्र जी। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो मेरी बात वहां पे आपने कही थी कि माफिया है इस देश में जो एजुकेशन माफिया है और हेल्थ माफिया है, इन दो माफियाओं को अगर नहीं रोका गया तो इस देश के जो हालात होंगे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि एआईसीटी है, फिर नैक है, फिर एनबीए है, उसी में एनआईआरएफ भी है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सबको खत्म करके नया चीज लेके आ रही है। तो पहले तो भारतीय जनता भी प्रवेश भाई कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप मुझे बताइए, शौचालय देने के बहाने क्या आप विश्वविद्यालय में सहभागिता को खत्म कर देंगे? शौचालय देने के बहाने क्या आप न्यायालय में सहभागिता को खत्म कर देंगे, उनकी भागीदारी नहीं देंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चतुराई से दलित, पिछड़े, इनके हक को मतलब विश्वविद्यालय में तो मार ही रही है। हायर एजुकेशन में आप देखिए इतना बुरा हालात है कि किसी भी भर्ती में आप जाएंगे पद इतने निकाल लेंगे, रिजर्वेशन ना देना पड़े। वो बात का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम इस नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें परवेश जी भी कह रहे हैं, इसमें अशोक भारती भी कह रहे हैं कि भाई भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उसमें सामान्य जैसी चीजें हों, लेकिन बावजूद इसके ऐसा किया जा रहा है। अशोक भारती मेरे साथ मौजूद है। अशोक जी, बहुत से ऐसे दलित और आदिवासी संगठन हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि भाई अब जो नया यूजीसी का जो नियम आया है उसमें ओबीसी वर्ग को भी जोड़ दिया गया है, ये गलत है। इससे हो सकता है कि हमारे अधिकारों के पर असर पड़े। अशोक जी। कि वो कुछ गिनती के गिने चुने लोग होंगे जो ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता था जी, जो दिव्यांग की श्रेणी है, जो महिला की श्रेणी है, क्या वो सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी होंगे? जी, हमारा असेसमेंट ऐसा है कि दिव्यांग श्रेणी के अंदर। मैं आपको रोकना चाहता हूं अशोक जी, मैं रोकना चाहता हूं, क्योंकि ये यूजीसी का जो नियम आया है इसे लेकर एक एसडीएम ने इस्तीफा भी दे दिया। उत्तर प्रदेश के एसडीएम इस्तीफा दे दिया। अलंकार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलंकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलंकार जी, ऐसी क्या नाराजगी है कि यूजीसी का नियम आया और आपने इस्तीफा दे दिया? अनम्यूट कर लीजिए अंकल अलंकार जी। अलंकार जी, अपने मोबाइल को एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? असल में अशोक जी, ये जो नियम आया है, इस नियम को लेकर एक एसडीएम ने इस्तीफा दे दिया। आ गए अलंकार जी, आ गए, आगे सुन लेते हैं उनको। अलंकार जी, पंडित जी। हाँ अलंकार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। अलंकार जी, इस्तीफा क्यों दे दिया? नाराजगी क्या है आपकी यूजीसी के इस नए नियम को लेकर? देखिए, जो आप जानते ही हैं कि जो पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश जो सरकार में जो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के तहत कार्रवाई हो रही है, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बारे में अभी नहीं, अब जो संक्षिप्त में जो 2 घटनाएं जो हमने वर्णित की हैं, एक जो भी जो माघ जो मेला है उसमें मौनी अमावस्या में जो हमारे ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री जो अवैध मुक्तेश्वर जी महाराज थे, जो बटुक जो ब्राह्मण शिष्य थे, उनके साथ मारपीट की गई और उनकी शिखा को पकड़ के जमीन में घसीटते हुए पीटते हुए ले जाया गया, एवं साथ में एक वृद्ध सन्यासी को लात, घूसों और पैर से पीटते हुए मारा गया। एक तरीके जो ब्राह्मण समाज के लिए शिखा जो चोटी होती है वो सनातन संस्कृति का और धार्मिक संस्कृति का जो प्रतीक है। और ये रीवा में जो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने यादव की चोटी उखाड़ के फेंक दी। हेलो, हाँ अलंकार जी, ये आप इतना सम्मान करते हैं, एक ब्राह्मण ने अशोक भारती दलित चिंतक हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं।
नहीं देखिए, मैं तो इन दो इश्यूज की बात कर रहा हूँ। मुझे इन दोनों घटनाओं के अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं तो इन इश्यूज पे चर्चा करने आया हूँ। ऐसे कैसे होगा भाई? अरे अरे अशोक जी, ये अशोक जी, देखो, आप अरे उसको अशोक जी, शिकागो उनको अपनी को बात तो चुनाएंगे पूरी करने और दीजिए। दूसरी एक जगह बार शिकागो यूजीसी को बाहर फेंक पर, देंगे। अशोक जी, यूजीसी पर नियम पे उनकी नाराजगी क्या है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा जो करेंगे। हाँ, अलंकार जी। यूजीसी के जो रेगुलेशन जो 13 जो जनवरी को जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 जारी की गई है, हाँ। उसमें एक तरीके से जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्वघोषित जो अपराधी मान लिया गया है। यदि किसी जो सामान्य वर्ग का बेटा या बेटी है और बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में अव्वल है, अच्छा कर रहा है, तो किसी से द्वेषपूर्वक ईर्ष्या में कोई भी एक फर्जी शिकायत कर देगा और समता जो समिति है उसके सामने पेश होगा और दोनों लोग मिलकर उसका शोषण करेंगे। इसी तरीके से यदि कोई बेटी है सामान्य वर्ग की, उस पर कोई अगर बुरी नजर है किसी लड़के की, तो एक फर्जी निराधार शिकायत करा के समता समिति के समक्ष पेश कर सकता है, उसका फिर से शारीरिक और मानसिक शोषण कर सकता है। एक तरीके से ये बहुत ही भेदभावपूर्ण वाला जो ये रेगुलेशंस आए हैं, इससे भविष्य में आने वाले एक तो जो आपस में विषमताएं बहुत बढ़ेंगी, आगे जो बच्चे हैं सामान्य वर्ग के बच्चे खासकर, इनमें जो आत्महत्याओं जैसी घटना जो बढ़ती जाएंगी। नहीं, लेकिन अलंकार जी, जो समिति है उस समिति में तो ईडब्ल्यूएस भी है, उस समिति में विकलांग श्रेणी भी है, तो दोनों में सामान्य वर्ग के लोग आ सकते हैं। आप वो देखिए उसमें जो जातिगत आधारित भेदभाव है, उसमें देखिए किन किन जातियों का नाम लिखा है, तो क्या भेदभाव किसी अन्य जाति के साथ नहीं हो सकता है? मतलब आपका ये मानना है कि उसमें सामान्य वर्ग का भी सदस्य होना चाहिए उस समिति में, जिसका जिक्र समिति होनी ही क्यों चाहिए? जब अनुशासन समिति होनी चाहिए। अरे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, क्या हम उसमें जात पात करने के लिए भेजते हैं? हम उनमें दोस्त बनाने के लिए भेजते हैं। जब वो निकल के आए, क्या हम लोग के क्या जो SC ST कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी, जनरल कम्युनिटी के जो ब्राह्मण बनिया वैश्य या कोई और वर्ग है, क्या हमारे मित्र नहीं है? क्या हम इस आधार पे हम जो विश्वविद्यालय में जाके दोस्ती करते थे कि विभिन्न जो सब ग्रुप में बट जाए और बाद में हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? नहीं तो आपको इतना बुरा लगा अलंकार जी कि आपने इस्तीफा दे दिया अपने पद से? आप कोई चिट्ठी लिख देते हैं? तो एक प्रक्रिया है, देखा जाए तो जो तरीके से जो होगा, इसको हाँ? जो हमारे सजाती हो ब्राह्मण वो भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे काफी समय से। और ब्राह्मण समाज में जितना भी उत्पीड़न हो रहा है पिछले 2-3 साल में, आप देख रहे होंगे, अब जब कोई बोलने को तैयार नहीं, किसी न किसी को आगे आकर इस चीज पे बात रखनी पड़ेगी। तो आपके इस्तीफे से क्या सरकार जाग जाएगी? अब ये तो सरकार के ऊपर है, जो जागती है। नहीं तो इस समय जो सामान्य वर्ग है वो सरकार के अगेंस्ट है। इस समय सरकार के पास जो है कॉन्फिडेंस नहीं है अल्पमत में। अच्छा, इन दो फैसलों के कारण, अभिमुक्तेश्वरानंद के कारण और यूजीसी के इस नियम के आप कारण, देख लीजिए, आप खुद एक ओपिनियन ले लीजिए। आप सोशल मीडिया, जितने भी मीडियाज हैं, जो इस समय 95% जो लोग हैं सोशल मीडिया पे हैं, आप सब पे उसका रुझान देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा अलंकार जी, एक छोटा सा अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई चुनाव लड़ने का मूड तो नहीं है आपका? नहीं, हमारा जो है, हमारा अपने समाज जो है, समाज के लिए हम खड़े हुए हैं। चुनाव लड़ना ये आपके लिए राजनीतिक तो है, जब तक आपका जो साथ के जो हमारे खासकर जो सजाती जो ब्राह्मण विधायक है, यदि वो अपनी बात, समाज की बात रख रहे होते तो हम लोगों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। और अगर नहीं सुनेंगे और इस तरह की चीजें होंगी तो फिर चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, यही मजबूरी हो जाएगी। नहीं तो ये देखिए, वैकल्पिक जो व्यवस्था है, जब आप सुन ही नहीं रहे समाज से, आप इसका मतलब मैं उन सजाती ब्राह्मण विधायकों की बात कर रहा हूँ, MP MLA की बात कर रहा हूँ। यदि वो समाज की नहीं सुनेंगे तो समाज का जनाधार खत्म हो जाएगा। तो कभी भी टिकट भी किसी भी चीज में मिल जाएगा तो उनको वापस जीत नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। हम अलंकार जी, आप हमारे साथ बने रहे। अशोक जी, सुन लिया आपने? गुस्सा हो गए अलंकार जी, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बताइए आप। अशोक जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपका फोन म्यूट हो गया। अरे आपका फोन म्यूट हो गया है, आप पूरी ऊर्जा के साथ बोल रहे लेकिन आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो सवालों से डर के भाग गए। मैं उनसे पूछना चाहता था, वो मजिस्ट्रेट थे या ब्राह्मण थे? अच्छा, अगर मजिस्ट्रेट थे तो रिजाइन क्यों किया? ब्राह्मण थे तो बात समझ में आती है, एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ऐसे अगर सवर्णों में से ऐसे लोग मजिस्ट्रेट हैं तो आप भारत की न्यायपालिका का हिसाब लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था मैं कि जो महिलाओं के साथ भेदभाव का मसला है, जो विकलांग के साथ भेदभाव का मसला है, क्या केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC ही महिलाएं और विकलांग होंगे, वो सवर्ण नहीं होंगे? नहीं, आपने जो बात कही वही मैंने पूछा भी उनसे कि भाई दूसरे लोग भी हो सकते हैं ना, उसमें विकलांग भी हो सकते हैं, उसमें EWS भी हो सकती है, महिला भी शामिल हो सकती है। तो उनका ये कहना था
कि उनका यह कहना था कि यह समिति बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी जिसमें आपने जाति व्यवस्था की, अनुशासन जो समिति होती है वो काफी थी। वो जिस शंकराचार्य जी के बारे में रिजाइन करने की बात कर रहे हैं, उनके बयान हैं कि शूद्र शूद्र है, वो हिंदू नहीं है। गलत हो तो बताइए मेरे को। उन्होंने जाति व्यवस्था का समर्थन किया है शंकराचार्य ने, जिसके समर्थन में उन्होंने त्याग पत्र दिया है, वो व्यक्ति शंकराचार्य खुद जातिवाद का समर्थन करता है। अच्छा, एक चीज बताइए अशोक जी, और मैं समझता हूं कि अच्छा, ऐसे व्यक्ति के साथ कानूनी तौर पर क्या राजनीतिक पार्टियां जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करती हैं क्या? कौन? क्या राजनीतिक पार्टियां जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करती? हाँ, बिल्कुल। उनकी जो चुनाव, उनके जो उम्मीदवारों की सूची आती है, उस उम्मीदवारों की सूची में उम्मीदवार कौन सी जाति का है यह तक लिखा रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? हमारा जो सपना है, जाति रहित, जाति का उन्मूलन होना चाहिए। और ये जो रेगुलेशन बना है, ये जाति के आधार पर जो भेदभाव है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, अपंगता के आधार पर जो भेदभाव है, और उसके नाम पर उनको बुली किया जाता है, चिढ़ाया जाता है, उनके साथ अपराध किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनका प्रमोशन रोका जाता है, उनको कम नंबर दिए जाते हैं, साक्षात्कार में उनका मजाक उड़ाया जाता है, उसके खिलाफ है। प्रवेश जी मेरे साथ, ये कानून बनना चाहिए। प्रवेश जी, ये कानून बनना चाहिए, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। बोले इसकी जरूरत ही क्या थी? एक अनुशासन समिति थी जो इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखती थी। पहले भी अगर इस तरह की शिकायतें होती थी, अगर किसी दलित बच्चे के साथ ऐसा होता था तो वो शिकायत करता था और उसे उस पर SC एक्ट लग जाता था। लेकिन ये कर सरकार की तरफ से शिक्षण संस्थानों में जहां छात्र छात्राओं के बीच में एक अजीब सा माहौल रहता है, वो सब एक जैसा अपने आप को मानते हैं, वहां पर जाति व्यवस्था घुसड़ने का काम कर दिया सरकार ने। ऐसा मनोज जी डरने की आवश्यकता क्या है? अगर वो शोषण नहीं करते, यदि वो उत्पीड़न नहीं करते, या उनके अंदर ये जाति की बीमारी नहीं है, एक बीमार व्यक्ति को आपने देखा ना, अभी CDO है, चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और वो जातीय रूप से बीमार थे। जातीय रूप से बीमार थे तभी तो वो कर। और दूसरी चीज, वो कहां से किसने SDM बना दिया, ये भी सोचने वाला विषय है उनके ऊपर। उन्होंने पढ़ा ही नहीं रेगुलेशन को। इसके रेगुलेशन में जाति का वर्णन कहाँ है? जाति का वर्णन नहीं है इसके अंदर, इसमें वर्णन ही नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं। इसका मतलब उनका जो इस्तीफा हुआ है वो अपने व्यक्तिगत कारण से, मुझे लगता है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा मुझे ठीक भी नहीं लग रहे थे। भ्रष्टाचार में फंसे हुए होंगे। हाँ, और कहीं करप्शन में फंसे होंगे, और क्योंकि योगी जी की सरकार है, वो अच्छे से इनको दबा देगी, इस चक्कर में भागे ये, और कोई कारण नहीं होगा। क्योंकि इनकी बातों से तो यही लग रहा है, देखिए आप, स्पष्टतः बातों से तो यही लग रहा है कि नहीं, इन्होंने रेगुलेशन मैंने ईमानदारी से पूछ भी लिया कि भाई चुनाव ना लड़ने का तो मूड नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव आ गए 1 साल बाद। नहीं, वो मानसिक स्थिति उनका, आप उनसे बात करके देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा क्या है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब वो SDM की पोजीशन पे हो गए तो जाति से परे हो गए। जाति नहीं है। मैं प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी में, मेरे लिए कोई जाति का इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरी क्लास में 150 बच्चा है, वो पता नहीं किस किस जाति से, मुझे जानकारी नहीं है, और मैं स्वतंत्र रूप से एक क्लास को पढ़ाता हूं। धर्मेंद्र भी प्रोफेसर है, उसका भी यही होगा। हम अपनी जाति को लेकर क्लासरूम में नहीं जा रहे, ना पेपर चेकिंग करने के अंदर जाति को लेकर आ रहे। लेकिन यदि वो अपने आप को ब्राह्मण SDM बता रहा है तो ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस कानून की बड़ी आवश्यकता थी भाई। इसलिए इस कानून सरकार लेकर आई, ठीक किया। धर्मेंद्र जी, इसलिए इस कानून की आवश्यकता थी। मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेशन में बिल्कुल समझ लो डॉक्टरेट करके बैठी हुई है। अभी आपने 2-4 दिन पहले सुना होगा कि -40 नंबर वाला भी MD और MS डॉक्टर बनेगा। अब इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग तर्क देते हैं, बोलते हैं इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको एडमिशन मिल जाए इसलिए दिया गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। मेरे परिवार में 641 नंबर पिछली बार नीट परीक्षा में पाने वाली बेटी। एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक मिनट, अब एक मिनट मेरी बात बोलिए, मेरी बात बोलिए, सुनिए, मेरी बात बोलिए, मेरे परसेंटाइल, मेरे बात बोलिएगा। अरे सुन तो लीजिए। परसेंटाइल और उसके अंदर अंतर है। वो परसेंटाइल का इशू है।
अरे परसेंटाइल भैया प्रवेश जी, परसेंटाइल के आप अंदर अब मुझे मत बताइए, मैं बता देता -40 है, सुन हूँ। लीजिए। परसेंटाइल जीरो है, परसेंटाइल में परसेंटाइल दलित जीरो जो है, एससी है वो परसेंटाइल -40 जीरो है, है। लेकिन जब वो निकलता अरे है मेरी तो बात सुन 35 लीजिए। है और उनका 40 है। अरे नहीं 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 नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, परसेंटाइल जीरो है और मार्क्स -40 है। इस पे बहुत सारे मीडिया में डिबेट भी हो चुकी है, बड़े बड़े चैनल ने कवर नहीं, किया ऐसा है, नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। परसेंटाइल को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो ऐसा नहीं टॉपर है। होता है किसी भी सब्जेक्ट में, अब मैं -40 बता है रहा हूँ, परसेंटाइल परसेंटाइल। बता देता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ ना। परसेंटाइल का मतलब अगर मान लीजिए 100 में से कोई 40 नंबर मैक्सिमम पा गया है, उससे आगे कोई नहीं है, तो उसे 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है। यहाँ पे 0 परसेंटाइल वाले को एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसके नंबर होंगे -40। अब ये क्यों किया गया? जो अभी आपने शिक्षा माफिया की बात कही थी, -40 प्राइवेट कॉलेज में हर साल 1 करोड़ रुपया देने की स्थिति में कितने लोग हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। मैंने अपना एग्जांपल बताया ना, मेरे परिवार में एक बेटी एडमिशन नहीं ले पाई 641 नंबर पाने के बाद भी पिछली बार। इस बार उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, इसलिए लिया। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस करीब 32,000 रुपया है, 32,600 रुपया है। प्राइवेट कॉलेज की यूजी की जो फीस है एमबीबीएस की, वो मिनिमम 12 लाख रुपया है 1 साल की। ये बहुत सारी विसंगतियां हैं, ये बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन इन सब के बीच एक समिति आई है, बिल्कुल सही, यूजीसी को लेकर बिल्कुल समिति सही आई है। शब्द का मुझे लगता इस्तेमाल है कि किया था। सरकार इस पर सफाई भी देगी, क्योंकि सड़क से लेकर शिक्षण संस्थानों तक इस मसले को लेकर चर्चा चल रही है। इसे जातिगत तौर पर भी देखा जा रहा है। इस पे सवर्ण बनाम SC ST OBC हो गया है। अब क्या ये आगे बढ़ेगा, या जो यहाँ पर चर्चा निकल कर आई उसमें थमने की कोशिश होगी? देखते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल इस कार्य